एपिसोड 221 टू 230। वे वापस 600 दूसरे तल पर ले जाए गए। जैसे ही वे 600 दूसरे तल पर पहुंचे, गौरव समूह से माफी मांगकर कमरों की तरफ बढ़ने लगा। ये सही समय है, मुझे चौथी सीढ़ी तक पहुंचने के लिए इसे थोड़ा और प्रसारित करने की जरूरत है, गौरव ने गलियारे से गुजरते हुए मन ही मन कहा। गौरव ने नक्शा सक्रिय किया और पुष्टि की कि सामान्य प्रतिभागियों के लिए प्रतिबंधित कमरों का क्षेत्र अब सुलभ था। गौरव ने इसे निष्क्रिय किया और एक बार फिर उस क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा। जब वह चौराहे पर पहुंचा तो उसने बाईं ओर कमरों के क्षेत्र की ओर जाने वाला रास्ता देखा, जबकि आगे जाने पर तल का निकास था। गौरव ने आगे से एक आकृति को आते देखा। वह आकृति भी कमरों के क्षेत्र की ओर जा रही थी, लेकिन गौरव को देखकर वह रुक गया। वह 5 फीट 7 इंचेस कद का एक काले घुंघराले बालों वाला लड़का था, जिसकी शक्ल गौरव से मिलती जुलती थी। दोनों ने मुड़ने वाली जगह पर पहुंचने से पहले अपने कदम रोक दिए और एक दूसरे से नजरें मिलाईं। मुस्कान, त्योरी। गौरव मुस्कुराया, जबकि दूसरा लड़का, जो जाहिर तौर पर उसका छोटा भाई था, उसके चेहरे पर एक लंबी भौहें चढ़ाए हुए था। माहौल पल भर में तनावपूर्ण हो गया, लेकिन गौरव की प्रतिक्रिया से तनाव कम होता दिख रहा था। मुझे पता है तुमने क्या किया है, बच्चे। शायद अभी मेरे पास तुमसे निपटने का समय नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, जल्द ही, गौरव ने आवाज दी और कमरों के क्षेत्र की ओर मुड़ गया। इंद्रिक मुड़ा और गौरव पर पीछे से हमला करने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया और वह रुक गया। गौरव की मुस्कान और चौड़ी हो गई जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया। जब मैं तुमसे निपट लूंगा तो तुम्हें पछतावा होगा, इंद्रिक ने गौरव की पीठ की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। गौरव ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। उसने अपने कमरे की तलाश की। इंद्रिक ने अपनी मुट्ठी भींच ली, क्योंकि गौरव की पीठ उसकी नजर से दूर और दूर होती जा रही थी। बस तुम इंतजार करो, बड़ा भाई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। लगभग 7 मिनट की खोज के बाद गौरव को उसके बैज नंबर वाला एक कमरा मिला। उसने दरवाजा खोलने के लिए पहले वाली विधि का उपयोग किया और अंदर चला गया। ये कमरा पिछले वाले से ज्यादा विशाल था। पीछे की खिड़कियों से शहर का नजारा भी दिख रहा था। गौरव ने बिस्तर की ओर जाने और पालथी मारकर बैठने में समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी रक्त वंशावली को प्रसारित करना शुरू कर दिया। शुरू में, जब वह जुलू रैंक नहीं बना था या अपनी रक्त वंशावली को प्रसारित करना शुरू नहीं किया था, तो सिस्टम ने उसे एक तरह का बढ़ावा दिया था। उसकी रक्त वंशावली को तीसरे बिंदु से आगे प्रसारित किया गया था और चूंकि केवल 4 चैनल पॉइंट थे, इसलिए उसे जुलू रैंक बनने के लिए इसे केवल चौथे तक प्रसारित करने की जरूरत थी। जब वह जुलू रैंक बन गया तो उसने देखा कि उसके शरीर के भीतर स्थित 4 चैनल पॉइंट जुड़े हुए थे। रक्त वंशावली का प्रसारण शाब्दिक रूप से शरीर के भीतर रक्त वंशावली की संतृप्ति को बढ़ा रहा था, इसलिए जुलू रैंक पर पहुंचने के बाद बिंदु उसकी रक्त वंशावली से जुड़कर एक चक्र बना रहे थे। चक्र के भीतर एक तरह का छोटा लाल पूल था, जो गौरव के पहले कदम से दूसरे कदम पर जाने पर आकार में बढ़ गया। अब जब वह तीसरा कदम था, तो लाल पूल का आकार इस हद तक बढ़ गया था कि यह 4 चैनल बिंदुओं द्वारा बनाए गए गोलाकार बैरिकेड के साथ लगभग संपर्क बना रहा था। जिस क्षण इसका आयतन उस बिंदु तक बढ़ जाएगा जहां ये 4 चैनल बिंदुओं के बैरिकेड के संपर्क में आता है, गौरव चौथा कदम प्राप्त कर लेगा। गौरव ने अपने होश को अंदर के लाल पूल पर केंद्रित किया और वह बुलबुले बनाने लगा। इस समय उसका ध्यान इतना तीव्र था कि उसके चारों ओर एक तरह का शांत माहौल बन गया था। चारों ओर शांति थी, सिवाय गौरव से आने वाली बुलबुले की आवाज के। 5 सप्ताह पहले गौरव को एबन से स्वीकारोक्ति मिलने के बाद उसने उसे कुछ ऐसा दिया जो वह कुछ समय से तैयार कर रहा था। जब उसका अपहरण हुआ था, तब उसने मिस एमे से उसे वह ब्रेन ट्विक हेलमेट लाने के लिए कहा था जिसका इस्तेमाल उस पर किया गया था। यकीनन उसने पूछा कि उसे इसकी जरूरत क्यों है, और उसने सिर्फ ये दावा किया कि यह शोध उद्देश्यों के लिए था और वास्तव में गौरव हेलमेट पर प्रयोग करना चाहता था, लेकिन उसके पास ऐसा करने का समय कभी नहीं मिला क्योंकि वह बहुत सारी चीजों में व्यस्त था। जब वह बदला लेने की योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा था, तो उसे हेलमेट याद आया जिसे उसने अपने दूसरे कमरे में रखा था। वह शुरू में परमाणु विघटन के साथ एबन के दिमाग को मिटाने जा रहा था, लेकिन ये याद करते हुए कि वह इस बात को नियंत्रित नहीं कर सकता था कि यह कैसे हुआ, जैसा कि उस समय हमजो और बेन के साथ हुआ था, उसने फैसला किया कि ब्रेन ट्विक हेलमेट का उपयोग करना एक बेहतर विकल्प होगा। उसने ब्रेन ट्विक डिवाइस से एबन की पिछले एक दिन की याददाश्त मिटा दी और उसे बेहोश करके प्रयोगशाला में वापस कर दिया। गौरव जब पर्दे के पीछे असली अपराधी के पास आया तो वह कोई संदेह पैदा नहीं करना चाहता था, यही कारण है कि उसने ऐसा किया। उसने पूरे अनुशासनात्मक समिति को नीचे ले जाने के बाद एबन से पूरी तरह से निपटने का फैसला किया था। अगले 2 दिनों तक गौरव ने योजनाएं बनाई। हालांकि उसने अपनी ट्रेनिंग और सीमा के भीतर मिश्रित रक्तों का शिकार करना नहीं छोड़ा। भले ही वह सीमा के भीतर मिश्रित रक्तों को मारने पर वास्तव में ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था, फिर भी जब भी वह वहां जाता था तो उसे अपनी त्वचा पर एक तरह की झुनझुनी महसूस होती थी। ऐसा हमेशा लगता था कि कोई अदृश्य आंख उसे देख रही है और हर बार यह मजबूत होती जा रही थी।
यहाँ तक कि जब उसने सीमा के भीतर जगह जगह दौड़कर इस भावना को दूर करने की कोशिश की तो भी वह व्यर्थ था। गौरव को बहु कार्य करना पड़ा ताकि वह ये पता लगाने की योजना बना सके कि उसे सीमा के भीतर ऐसा क्यों महसूस हुआ, जबकि वह रसोई की घटना से भी निपट रहा था। गौरव द्वारा योजनाएं पूरी करने के बाद उसे योजना के एक महत्वपूर्ण हिस्से में सहायता के लिए एक विशेष व्यक्ति से संपर्क करना पड़ा। अगले दिन स्कूल में ब्रेक के दौरान वह स्कूल के कैंटीन के पीछे एक शेड के नीचे एक लड़की से बात कर रहा था। क्या तुम योजना को समझती हो? गौरव ने अपने सामने खड़ी सफेद बालों वाली लड़की से पूछा। चौथा कदम, क्या तुम योजना को समझती हो? गौरव ने अपने सामने खड़ी सफेद बालों वाली लड़की से पूछा। मैं समझती हूँ, लड़की ने जवाब में थोड़ा सिर हिलाया। लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूँ तो क्या ये सुनिश्चित करेगा कि तुम भविष्य में मेरी मदद करोगी? उसने पूछना जारी रखा। अगर यह ठीक रहा तो तुम निश्चित रूप से मेरे साथ ज्यादा अंक हासिल करोगी और भविष्य की साझेदारी को सुरक्षित करने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाओगी। बस ये सुनिश्चित करो कि तुम इसे गड़बड़ न करो, गौरव ने कहा। वह लड़की जिससे वह बात कर रहा था कोई और नहीं बल्कि मल्टीडा थी। गौरव ने एक योजना बनाई जहां उसे स्कूल के भीतर एक प्रतिष्ठित और लोकप्रिय लड़की की मदद की जरूरत थी। मल्टीडा ही एकमात्र थी जो दिमाग में आए, इसलिए उसने उसे बुलाने का फैसला किया। मैं गड़बड़ नहीं करूंगी, तुम्हें पता है मेरे पास भी अच्छे अभिनय कौशल हैं, वह तीखी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। गौरव उसकी आवाज में एक तरह की उदासी महसूस कर सकता था, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। 2 घंटे बाद कमरे के अंदर गौरव ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। आखिरकार चौथा कदम, उसने खुशी के साथ कहा। चौथा कदम प्राप्त करते ही वह अपने शरीर को ऊर्जा से पोषित महसूस कर सकता था। उसके शरीर के अंदर लाल पूल का विस्तार हुआ और उसने 4 बिंदुओं के बैरिकेड से संपर्क बनाया। उसके बाद वे एक साथ मिल गए और गौरव अब 4 बिंदुओं को महसूस नहीं कर पा रहा था। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ एक बड़ा लाल धब्बा बन गया, लाल जड़ें उससे बाहर बढ़ने लगीं। लगता है इन जड़ों को प्राप्त करने का संबंध सीरियल रैंक प्राप्त करने से है, गौरव ने अपने शरीर के भीतर इसे देखते हुए नोट किया। कुछ और सेकंड के बाद वह खड़ा हो गया और अपने शरीर में बदलावों को महसूस करने की कोशिश करते हुए कमरे में घूमने लगा। मैं अपने शरीर से एक तरह की ऊर्जा को बाहर निकलते हुए महसूस कर सकता हूँ। ये बहुत हल्की है, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, गौरव ने मन ही मन कहा, जबकि उसने एक अदृश्य प्रतिद्वंद्वी से लड़ते हुए अपनी बांह बाहर फेंकी। अपने शरीर में सुधार का परीक्षण करने के लिए कमरे में एक जगह से दूसरी जगह कूदने के कुछ सेकंड बाद गौरव ने बाहर जाने का फैसला किया। अगर मैं अपनी वर्तमान ताकत का परीक्षण किसी तरह से नहीं करता तो मैं इस पर काबू नहीं पा पाऊंगा, गौरव ने अपने कपड़े बदलते हुए मन ही मन कहा। वह इस समय भी ऑर्गेनिक सूट में था। इससे बाहर निकलना मुश्किल नहीं था क्योंकि इसमें एक कंप्यूटरीकृत फंक्शन था जो इसे स्वतंत्र रूप से अलग कर देता था। गौरव के इससे बाहर निकलने के बाद उसने काले रंग की पैंट और एक हुडी पहनी और अपने कमरे से बाहर चला गया। उसने हुडी को पूरी तरह से अपने सिर पर पहन लिया और गलियारे से गुजरते हुए अपना चेहरा नीचे कर लिया। कमरों के क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद वह बाईं ओर बढ़ा। अब दूसरे तलों की जांच करने का समय है, गौरव ने मन ही मन कहा, क्योंकि वह वर्तमान तल के निकास क्षेत्र की ओर बढ़ा। गौरव को यकीन था कि एमबीओ टावर में सिर्फ सोने और खाने के लिए तल नहीं थे। जाहिर है, प्रतिभागियों को केवल आवास के लिए इन तलों पर भेजा गया था। अब जब उन्हें अगले 5 तलों तक पहुंच दी गई थी तो वह उनकी कार्यक्षमता के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। उसे लगा कि एमबीओ केवल आवास के उद्देश्य से 5 तलों को एक दूसरे के बगल में नहीं बनाएगा। गौरव कुछ ही देर में गलियारे के अंत में पहुंचा और सामने के गोलाकार चमकते पैनल पर चढ़ गया। उसके ऊपर आते ही तुरंत एक चमकदार चमक ऊपर से दिखाई दी और उसे सिर से पैर तक ढक लिया। टू रन, उसके शरीर को तीव्र गति से ऊपर खींचा गया। गौरव अपने चारों ओर का पता लगाने में असमर्थ था और लगभग 5 सेकंड तक उसकी नजर में केवल एक सफेद रोशनी चमकती हुई दिखाई दे रही थी। 5 सेकंड बीत जाने के बाद उसकी दृष्टि साफ हो गई और उसने खुद को एक गलियारे के अंत में पाया। वह बता सकता था कि वह अगले तल पर पहुंच चुका था। उसने नीचे देखा और पाया कि वह एक समान चमकते पैनल पर खड़ा था जिसका उपयोग वह यहां आने के लिए करता था। गौरव गलियारे में आगे बढ़ने लगा। नक्शा, उसने पुकारा। थ्रोइंग, तल का नक्शा प्रदर्शित किया गया और गौरव ने तुरंत बदलाव पर ध्यान दिया। इस तल पर पहुंचने पर नक्शा अपडेट हो गया था और इसने लेआउट को इस तल के अनुरूप बदल दिया था। ओह, एक परीक्षण तल, गौरव ने देखा कि नक्शे पर यही एकमात्र शब्द था। नक्शे पर अलग अलग खंड थे, लेकिन उन सभी में संख्याओं का प्रतिनिधित्व था। गौरव गलियारे में चला गया और दूसरे बाईं ओर मुड़ा। यहां तक कि वह कुछ एमबीओ अधिकारियों से भी मिला, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि बिना प्राधिकरण दिए कोई भी इस जगह पर नहीं आ पाएगा। कुछ और मिनट तक चलने और कई मोड़ लेने के बाद गौरव अंततः एक दरवाजे के सामने पहुंचा और उसके अंदर चला गया। वह एक खुली जगह में पहुंचा।
इस जगह में रनवे और अलग अलग तरह की विशाल मानवाकार मशीनें थीं जिन्हें अलग अलग जगहों पर घूमते हुए देखा जा सकता था। यहाँ बहुत सारे अधिकारी काले रंग में घूमते हुए देखे जा सकते थे। पूर्व की ओर गौरव एक विशाल हरे रंग की चीज देख सकता था। यह इतना बड़ा था कि इसका सिर छत के संपर्क में आने से केवल 100 फीट दूर था। चूंकि यह 1000 फीट से अधिक ऊंचा था, इसलिए इसे संपर्क बनाने के लिए केवल अपनी बाहें उठानी पड़ती। इसके छाती क्षेत्र में एक चौड़ा गोलाकार छेद था जिसमें ब्लेड जैसी बाहें और एक त्रिकोणीय आकार का सिर था। इसके सिर की नोक पर एक बैंगनी रंग की चमक भी थी। लगभग 4000 फीट आगे इसके विपरीत एक चौकोर आकार की संरचना रखी गई थी। ये धातु जैसा लग रहा था, लेकिन सेकंड बीतने के साथ साथ यह आकार में बढ़ रहा था। वाह, ये पहली बार है जब मैंने इस तरह की तकनीक देखी है। अगर कोई दुश्मन इनका इस्तेमाल करता है तो मिश्रित रक्तों को इनसे कैसे लड़ना चाहिए। गौरव ने एक तरफ खड़े होकर देखते हुए सोचा। टेस्ला OV 1,44,783 100% क्षमता पर है। चार्ज शुरू हो रहा है 5 में। एक जोरदार रोबोटिक आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। 4, 3, 2, 1। विशाल मानवाकार मशीन के छाती क्षेत्र में खाली जगह पहले ही खतरनाक बैंगनी रंग की ऊर्जा से रोशन हो चुकी थी। फायर। जैसे ही यह आदेश दिया गया, मानवाकार मशीन के छाती क्षेत्र से एक बैंगनी किरण तीव्रता के साथ बाहर निकली। परीक्षण क्षेत्रों का दौरा। फायर। जैसे ही यह आदेश दिया गया, विशाल मानवाकार मशीन के छाती क्षेत्र से बैंगनी किरण तीव्रता के साथ बाहर निकली। ज़ुबून। पल भर में ये चौकोर आकार की धातु की संरचना के सामने पहुंच गई और उससे टकरा गई। शक्तिशाली बैंगनी किरण ने कुछ ही सेकंड में पूरी चौकोर आकार की संरचना को भस्म कर दिया। इतनी विशाल शक्ति, गौरव ने अभी अभी जो देखा था उससे वह दंग रह गया। वह वहीं खड़ा रहा और देखता रहा, अपने ध्यान को किरण के रूप पर केंद्रित कर रहा था। पूरी धातु की चौकोर आकार की संरचना एक बंगले के जितनी बड़ी थी, फिर भी बैंगनी किरण इसे ढकने के लिए काफी बड़ी थी। बैंगनी किरण की शक्ति समाप्त होने के बाद गौरव ने देखा कि चौकोर आकार की धातु की संरचना से अभी भी कुछ बचा था। हालांकि जो बचा था वह शुरुआती आकार की तुलना में बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी गौरव ये देखकर हैरान था कि कुछ बचा हुआ था। टेस्ला OV 1,44,783 भस्म परीक्षण में विफल रहा है। इससे पहले वाली रोबोटिक आवाज ने एक बार फिर घोषणा की। पहले तो गौरव चकरा गया और उसने सोचा कि उस प्रदर्शन को विफलता कैसे माना जाएगा, लेकिन अगले ही सेकंड में उसे यह समझ में आ गया। वररुविनन। धातु के चौकोर आकार के उपकरण का जो बचा था वह आकार में बढ़ने लगा और कुछ ही सेकंड में यह उतना ही बड़ा हो गया जितना कि पहले था। गौरव को एहसास हुआ कि परीक्षण संभवतः उस पुनर्योजी चौकोर संरचना को एक ही बार में नष्ट करने पर आधारित था। हालांकि संरचना को काफी नुकसान हुआ था और वह लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, लेकिन उसका जो हिस्सा अभी भी बचा हुआ था वह पूरी चीज को पुनर्जीवित करने के लिए काफी था। ये फिर से एक विफलता थी, है ना? गोलीबारी एक स्तर 98 क्यूबिक्स पे नैनाइट को एक ही बार में मिटाने के लिए काफी मजबूत नहीं है। जो इंडस्ट्रीज को एक रिपोर्ट भेजो। गौरव उन अधिकारियों की आवाजें सुन सकता था जो उसकी खड़ी जगह से देख रहे थे। उसने एक व्यक्ति को एक तरह की पायलट की वर्दी में विशाल मानवाकार मशीन से बाहर आते देखा, क्योंकि कुछ अधिकारी भी उससे मिलने गए थे। प्रवेश द्वार पर खड़ा गौरव अंततः अन्य क्षेत्रों में जाने और उनकी जांच करने के लिए चला गया। जिस पल उसने एक कदम आगे बढ़ाया, एक अलार्म बज उठा। बीप 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 बीप। असुरक्षित जीवन रूप का पता चला, एक रोबोटिक आवाज ने घोषणा की। जैसे ही वह घोषणा की गई, सभी प्रवेश द्वार की ओर देखने के लिए मुड़ गए। गौरव ने देखा कि उनकी आंखें उस पर केंद्रित थीं। ओह, मैं ही असुरक्षित जीवन रूप हूं, उसे एहसास हुआ। कुछ अधिकारी उसकी ओर बढ़ने लगे। बच्चे, आगे जाने के लिए तुम्हें एक सुरक्षात्मक सूट की जरूरत होगी। सबसे पहले उसके पास एक मोटा दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी आया जिसकी काली दाढ़ी थी। परीक्षण तल हमेशा बहुत खतरनाक होते हैं, खासकर आप जैसे नौजवान के लिए, इसलिए कृपया आगे बढ़ने से पहले एक सुरक्षात्मक सूट पहन लें, एक और भारी भरकम पुरुष अधिकारी ने समझाया। ये सुनकर गौरव को अलार्म और घूरने का कारण समझ में आ गया। अधिकारियों ने जाहिर तौर पर गौरव को पहली बार आने पर देखा था और यह भी जानते थे कि वह प्रवेश परीक्षा के प्रतिभागियों में से एक था। हालांकि उन्होंने सोचा था कि गौरव केवल जगह की जांच कर रहा था और प्रवेश क्षेत्र से आगे नहीं जाएगा, जो एक सुरक्षित क्षेत्र भी था, इसलिए उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मुझे सूट कहाँ मिलेगा? गौरव ने पूछताछ की। अधिकारियों ने उसके पीछे बाईं ओर इशारा किया। वहां एक चांदी के रंग का बूथ था। गौरव ने इस परीक्षण क्षेत्र में प्रवेश करने पर इस बूथ को नहीं देखा था, लेकिन उसने इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था, ये सोचकर कि यह किसी तरह का भंडारण कक्ष या कुछ और था। गौरव ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था और बूथ की ओर बढ़ गया। बूथ में कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन जैसे ही वह उसके सामने पहुंचा, एक खुला हिस्सा दिखाई दिया और वह अंदर चला गया।
अंदर आने के बाद एक तेज रोशनी ने उसके पूरे अस्तित्व को ढक लिया और गौरव को उस समय की याद आ गई जब वह परीक्षण के उपचरणों से गुजरने के लिए स्थिर तल पर आया था। कुछ ही सेकंड में रोशनी चली गई और गौरव ने पाया कि उसका पूरा शरीर एक भारी सफेद और काले सूट और एक बड़े हेलमेट से ढका हुआ था। उसका पूरा शरीर सिर से पैर तक ढका हुआ था। हेलमेट की वजह से उसकी नजर लाल हो गई थी। हालांकि इसने उसकी दृश्यता में बाधा नहीं डाली, बल्कि इसने इसमें सुधार करने में थोड़ी मदद की। हेलमेट एक कंप्यूटरीकृत प्रकार का था जिसने उसे 270 डिग्री की दृष्टि दी और ऊर्जा भी पड़ी ताकि जब कोई स्थिति खतरनाक हो तो उसे चेतावनी मिल सके। गौरव गॉड आइज का उपयोग करके ऊर्जा पढ़ सकता था, लेकिन उसके पास 270 डिग्री की दृष्टि नहीं थी जब तक कि वह एक सौर कृमि में तब्दील नहीं हो जाता। साथ ही सूट बेहद मजबूत था। बनावट को महसूस करने से गौरव बता सकता था कि इसकी सुरक्षा को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। गौरव बूथ से बाहर निकला और आसपास के अधिकारियों ने सिर हिलाया, इससे पहले कि उनमें से कुछ अपनी गतिविधियों पर वापस चले गए। एक काली दाढ़ी वाले मोटे अधिकारी गौरव की ओर चले गए और पूछा, क्या आप परीक्षण तल 012 का दौरा करना चाहेंगे? गौरव ने पुष्टि में सिर हिलाया और उस आदमी के पीछे चलने लगा। मैं वैसे HMR युद्ध विभाग से अधिकारी ग्लानस हूँ। आदमी ने गौरव के साथ बातचीत करने का फैसला किया जैसे जैसे वे घूम रहे थे। मैं गुस। गौरव ने अपना नाम बताकर जवाब देने ही वाला था कि अधिकारी ग्लानस ने उसे रोक दिया। गौरव कृष्ण, हाँ, तुम्हें मुझे अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, तुम अभी पूरे टावर में लोकप्रिय हो, उसने हल्के हंसी के साथ कहा। ओह, गौरव ने तीखी मुस्कान के साथ बड़बड़ाया। ईमानदारी से कहूं तो हम सभी को गर्व है कि हमारे शहर में ऐसा जीनियस है। वैश्विक अंतिम चरण में हमारा अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करना सुनिश्चित करो, अधिकारी ग्लानस ने कहा। गौरव ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन अपने आप में उसने कहा, मुझे वास्तव में शहर का प्रतिनिधित्व करने की परवाह नहीं है। मैं यहाँ अपने कारणों से हूँ, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं खराब प्रदर्शन करके उस शिक्षक का नाम खराब न करूं जिसने मुझे प्रशिक्षित किया है। अधिकारी ग्लानस, गौरव ने उसे पुकारा जैसे ही वे एक और क्षेत्र से गुजरे जहां एक विशाल मानवाकार मशीन उनके दक्षिण पश्चिम में दूसरे के साथ युद्ध शुरू कर रही थी। हाँ, अधिकारी ग्लानस ने जवाब दिया। आपने HMR युद्ध विभाग से होने का उल्लेख किया। ये सब क्या है? गौरव ने पूछा। अचानक हुआ धमाका। आपने HMR युद्ध विभाग से होने का उल्लेख किया। ये सब क्या है? गौरव ने पूछा। ओह हाँ, तुम देखो, MBO के पास ऑपरेशन और विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अलग अलग विभाग हैं, अधिकारी ग्लानस ने समझाना शुरू किया। वह गौरव को ये बताने लगा कि यह विभाग MBO द्वारा जारी किए गए मिशनों पर जाने के लिए मानवाकार तकनीक का उपयोग करता है। जाहिर है, मानवाकार मशीनें केवल तकनीकी रूप से आधारित नहीं थीं बल्कि जैविक भी थीं, क्योंकि यह अपनी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए पायलट की रक्त वंशावली का भी उपयोग करती थीं। इन मानवाकार मशीनों को HMR कहा जाता था। जैसे जैसे वे जगह जगह घूम रहे थे, अधिकारी ग्लानस ने उसे विभाग के बारे में बहुत कुछ समझाया, जबकि उसे अलग अलग प्रकार के HMR भी दिखाए और खुशी खुशी अपने कुछ पायलटों से उसका परिचय भी कराया। अधिकारी ग्लानस एक पायलट नहीं था, वह विभाग में काम करने वाले उच्च पदस्थ विश्लेषणात्मक HMR इंजीनियरों में से एक था, इसलिए वह बहुत सारे पायलटों द्वारा अच्छी तरह से जाना जाता था। गौरव ने यह भी देखा कि वह एकमात्र ऐसा नहीं था जो एक फूले हुए मार्शमेलो की तरह घूम रहा था। उसने अपने जैसे कुछ लोगों को सुरक्षात्मक सूट में देखा था। चूंकि उसने देखा कि अधिकारी सुरक्षात्मक पोशाक में नहीं थे, गौरव ने अनुमान लगाया कि ये शायद अन्य प्रतिभागी थे जो उसके जैसे अन्य तलों की जांच कर रहे थे। उसने ये भी देखा कि वे खुद से घूम रहे थे, उसके विपरीत जिसे अधिकारी ग्लानस द्वारा घुमाया जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि अधिकारी ग्लानस उसे विशेष उपचार दे रहा था, जिससे गौरव को काफी संदेह हुआ, क्योंकि लोग आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन जब उसे अपनी हाल ही में अर्जित प्रसिद्धि याद आई, तो उसे लगा कि शायद यही इसका कारण था। अधिकारी ग्लानस उसे परीक्षण तल के सुदूर दक्षिण में ले गया और एक पायलट को HMR में से एक में घुसने और गौरव को एक छोटा सा शो देने के लिए बुलाया। पायलट, जिसका नाम हिमे था, अपने HMR में घुस गया जो लगभग 300 फीट लंबा था, जिसके छाती क्षेत्र पर एक काला कवच और पीले रंग की बाहें थीं जो विशाल भाले के समान दिखती थीं। गौरव ने देखा कि विशाल मानवाकार मशीन एक चौकोर आकार की धातु की संरचना से टकरा गई जो उसने पहले प्रवेश द्वार पर देखी थी। यह एक तरह की विकृति में बदल गई थी जो गौरव ने पहले कभी नहीं देखी थी और पायलट ने उससे युद्ध किया। गॉड आई सक्रिय हो गया है। ओह, मैं देखता हूं कि यह रक्त वंशावली से एक निश्चित प्रकार की ऊर्जा खींचता है और इसे मशीन के हथियार पहलुओं के साथ जोड़ता है। वह HMR के माध्यम से अपनी रक्त वंशावली क्षमता का उपयोग करने में भी सक्षम है। गौरव HMR की आंतरिक संरचना की जांच करने के लिए पारदर्शी क्षमता और ऊर्जा पढ़ने दोनों का उपयोग कर रहा था। वह हर हिस्से का निरीक्षण करने में सक्षम नहीं था, लेकिन वह जो कुछ भी देखा था, उसका उपयोग करके एक विश्लेषण करने में सक्षम था।
गौरव ने पूछा कि क्या वह एक HMR का परीक्षण कर सकता है, लेकिन अधिकारी ग्लानस ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि एक ज़ुलू रैंक शरीर के साथ साथ मन पर भी तनाव को सहन करने में असमर्थ होगा और स्थायी रूप से लकवाग्रस्त हो जाएगा। ये प्रदर्शन समाप्त होने के बाद गौरव ने परीक्षण क्षेत्र 012 छोड़ दिया और इसके बाद सबसे नजदीकी क्षेत्र, जो परीक्षण क्षेत्र 010 था, में चला गया। भले ही नक्शे पर परीक्षण क्षेत्रों की संख्या 100 तक थी, लेकिन वे सभी एक ही तल पर थे, जिसने साबित कर दिया कि एमबीओ टावर में एक तल कई पाकों के संयोजन से बड़ा था। भले ही 100 तक परीक्षण क्षेत्र थे और ऊपर 4 और अप्रतिबंधित तल थे, गौरव ने फैसला किया था कि वह हर एक परीक्षण क्षेत्र के साथ साथ शेष 4 तलों का भी दौरा करेगा। यह अभी भी सुबह के लगभग 9 बज रहे थे और चूंकि उन्हें 24 घंटे का ब्रेक दिया गया था, इसलिए लगभग 19 घंटे अभी भी बचे थे। गौरव उस समय के आधे हिस्से का उपयोग सभी तलों की जांच करने के लिए करना चाहता था और बाकी हिस्से का उपयोग प्रशिक्षण कमरों में से एक में अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए करना चाहता था। गौरव एक परीक्षण क्षेत्र से दूसरे परीक्षण क्षेत्र में जाने लगा और वह उन चीजों से दंग रह गया जो उसने देखी। एमबीओ के पास विविध संख्या में प्रौद्योगिकियां और उनके कब्जे में अद्भुत हथियार थे। परीक्षण तल का उद्देश्य उन कई नई चीजों को आजमाना था जिनका युद्ध के मैदान में अभी तक परीक्षण नहीं किया गया था। गैजेट, तोपखाना, परिवहन, लड़ाकू वाहन, वृद्धि सूट वगैरह। पिछले 3 घंटों के भीतर जगह जगह घूमते हुए उसने जो कुछ भी देखा था, उसके साथ गौरव ने निष्कर्ष निकाला कि एमबीओ शायद पूरे आकाशगंगा में सबसे सुसज्जित बल था। वह पहले कभी बाहरी अंतरिक्ष में नहीं गया था, लेकिन इस तथ्य ने कि उसने पढ़ा था कि पृथ्वी ने आकाशगंगा के बाहर अन्य जीवन रूपों के साथ आपसी आधार पर समझौता किया था, बिना शोषण या आक्रमण के, ये साबित कर दिया कि एमबीओ बहुत सक्षम था क्योंकि वे पृथ्वी को बाहरी जीवन रूपों से सुरक्षित रखने के प्रभारी हैं। 2 और घंटे बीत जाने के बाद गौरव अंततः अंतिम परीक्षण क्षेत्र का दौरा कर रहा था, जो परीक्षण क्षेत्र 104 था। जैसे ही वह प्रवेश द्वार से अंदर गया, एक जोरदार विस्फोट ने उसका अभिवादन किया। बूम! उसके स्थान से लगभग 100 फीट आगे एक शक्तिशाली विस्फोट का नजारा था जो अभी भी बढ़ रहा था। बैंग! धक्के की लहर गौरव से टकराए और उसे पीछे की दीवार की ओर उछाल दिया। दीवार पर एक दरार दिखाई दी और गौरव का शरीर 7 इंच अंदर धंस गया। गौरव को 1 सेकंड के लिए चक्कर आया क्योंकि उसका शरीर जमीन पर सरक गया। खांसी। गौरव ने अपने मुंह के नीचे अपने हाथ रखे क्योंकि उसने अपनी आस्तीन पर रक्त के धब्बे खांसे। उसके कान इतनी जोर से बज रहे थे कि वह अपनी खांसी की आवाज भी नहीं सुन पा रहा था। हर बार जब वह एक परीक्षण क्षेत्र छोड़ता था, तो उसे उस परीक्षण क्षेत्र से मिला सुरक्षात्मक सूट वापस करना पड़ता था और जब वह अगले क्षेत्र का दौरा करता था तो उसे वहां उपलब्ध सूट पहनना पड़ता था। चूंकि वह अभी अभी यहाँ आया था, वह कोई सुरक्षात्मक सूट नहीं पहने हुए था। यही कारण था कि उसे अपने शरीर से धक्के की लहर का पूरा झटका मिला। एंटी शॉकवेव मेटर 02 दब गया है। एंटी शॉकवेव मेटर 03 सक्रिय हो गया है। धक्के की लहर को अब दबाया जा रहा है। विस्फोट बैरियर 02 दब गया है। विस्फोट बैरियर 03 सक्रिय हो गया है। विस्फोट को अब नियंत्रित किया जा रहा है। अलग अलग एआई की आवाजें पूरे स्थान पर गूंज उठी क्योंकि सायरन बज रहे थे। उम्मीदवार O126 राइजिंग स्टार। विस्फोट को अब नियंत्रित किया जा रहा है। अलग अलग एआई की आवाजें पूरे स्थान पर गूंज उठी क्योंकि सायरन बज रहे थे। गौरव अपनी इंद्रियों को फिर से प्राप्त करने लगा था, इसलिए उसने घोषणाओं के कुछ अंश सुने। -520 HP। जब से मैंने आखिरी बार खून बहाया था, तब से काफी समय हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि इस विस्फोट का कारण क्या था, गौरव ने मन ही मन कहा क्योंकि उसने अपने रक्त से सनी हुई आस्तीन को साफ किया था, जबकि वह बैठ गया और अपनी पीठ को दीवार से टिका लिया। उसने सामने की ओर देखा, जहां वह देख सकता था कि विस्फोट को एक नीले ऊर्जा क्षेत्र द्वारा ढका जा रहा है क्योंकि यह आकार में सिकुड़ गया था। कम से कम मुझे इससे कुछ तो मिला, गौरव ने सोचा जबकि हवा में कुछ पकड़ने के लिए पहुंचा। उसने कुछ ऐसा पकड़ लिया जिसे केवल वही देख सकता था क्योंकि धक्के की लहर के उसके साथ टकराने से ठीक पहले उसने एनर्जी इंस्टॉलमेंट को सक्रिय कर दिया था। एनर्जी इंस्टॉलमेंट ने विस्फोट से ऊर्जा के एक हिस्से को एक गोलाकार ऑर्ब में अवशोषित कर लिया था जो वर्तमान में गौरव को छोड़कर सभी की आंखों के लिए अदृश्य था। सिस्टम ने बस इस पर प्रतिक्रिया दी। गौरव ने देखा, लेकिन इससे पहले कि वह पुष्टि कर पाता, उसने देखा कि विस्फोट लगभग पूरी तरह से सिकुड़ गया था। अधिकारियों को अब उनके चेहरों पर घबराहट की अभिव्यक्ति के साथ घूमते हुए देखा जा सकता था। कौन जानता था कि अपग्रेडेड रिएक्टर प्रयोग की वजह से गड़बड़ा जाएगा और ऐसी आपदा का कारण बनेगा। तीसरे परत के विस्फोट बैरियर को लागू करना पड़ा क्योंकि इसने पहले और दूसरे को अभिभूत कर दिया। शक्ति इंस्टॉलमेंट्स को समाहित करने के लिए बहुत ज्यादा थी। गौरव अपनी स्थिति से अधिकारियों की आवाज सुन सकता था। उनमें से कोई भी जरा भी घायल नहीं लग रहा था। हालांकि चारों ओर उथल पुथल थी। क्या बच्चे ठीक हैं? नीले रंग के एक अधिकारी ने पूछा। हाँ, कप्तान मिच, सुरक्षात्मक सूट ने उन्हें विस्फोट से सुरक्षित रखने के लिए अच्छी तरह से काम किया। ये सुनकर गौरव समझ गया कि अन्य प्रतिभागी भी इस तल पर थे।
उसने देखा कि धक्के की लहरों से पीछे की ओर फटने से उसे जो चोटें आई थीं, वे लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। गौरव ने खड़े होने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, आगे के अधिकारियों में से एक ने प्रवेश द्वार की दिशा में देखा और गौरव को देखा। कप्तान, वहां एक बच्चा है। मुझे लगता है कि वह घायल है। एमबीओ अधिकारी ने आवाज दी और गौरव के स्थान की ओर तेजी से बढ़ने लगा। अन्य अधिकारियों ने भी गौरव को अपनी पीठ के साथ फटी हुई दीवार के सहारे जमीन पर बैठे हुए देखा। बिना सुरक्षात्मक सूट के एक बच्चा। तुरंत यहां डॉक्टर को बुलाओ, कप्तान ने आदेश दिया क्योंकि वह भी गौरव के पास आ रहा था। गौरव किसी के पास पहुंचने से पहले खड़ा हो गया। मैं ठीक हूं, उसने अपने होठों के किनारों पर खून साफ करते हुए कहा। बच्चे, रुको, तुम कैसे खड़े हो सकते हो? जिस अधिकारी ने उसे देखा था उसने गौरव को सिर से पैर तक जांचते हुए आवाज दी। वह गौरव की आस्तीन पर खून और उसके कपड़े पर थोड़ी गंदगी देख सकता था जो दीवार से टकराने से आई थी, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं था। क्या वह विस्फोट में नहीं फंसा था? वह सिर्फ थोड़ा घायल क्यों दिख रहा है? यह ऐसी शक्ति नहीं है जिसे ये बच्चा संभाल सके। उसे अब तक आधा मर जाना चाहिए था। इस बच्चे को क्या हुआ है? जो अन्य अधिकारी पहुंचे थे वे गौरव को खड़े और बात करते हुए देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके, जैसे कि वह प्रभावित था। अगर फटी हुई दीवार पीछे और गौरव के कपड़ों के जले हुए हिस्से के साथ साथ कुछ अन्य चीजें नहीं होती, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया होता कि वह विस्फोट में फंस गया था, जिसने स्पष्ट रूप से साबित कर दिया कि वह विस्फोट में फंस गया था। क्या तुम ठीक हो, बच्चे? कप्तान ने गौरव के पास आते हुए पूछा। वह गौरव के सामने खड़ा हो गया और उसका निरीक्षण किया। मैं ठीक हूँ। गौरव खुद को दोहराने ही वाला था कि बाईं ओर के अधिकारियों में से एक ने उसे रोका। ये चेहरा काफी परिचित लगता है। ओह माय गॉड, क्या तुम उम्मीदवार O126 राइजिंग स्टार नहीं हो? उसने आवाज दी। जब उसने इसका उल्लेख किया तो बाकी अधिकारियों की आंखें भी थोड़ी चौड़ी हो गईं। ये वही है। उस झटके की लहर का 1% भी झेलने पर एक जुलू रैंक मौत के कगार पर पहुंच जाएगा। ओह, लगता है कि वह वास्तव में बाकी लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ये वास्तव में एक होनहार नौजवान है। उन्हें इस तरह से अपने बारे में बात करते हुए सुनकर गौरव लगभग आधा सिकुड़ गया। द राइजिंग स्टार, पफ्त वह क्या है, बल्कि एक गिरता हुआ सितारा है, क्योंकि यही वह है जिसने मुझे वह बनाया जो मैं हूं, गौरव ने मन ही मन कहा। हालांकि उसे अंदर से ऐसा महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे अपनी अभिव्यक्ति में नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने बस एक खाली चेहरा रखा। कप्तान ने गौरव से माफी मांगी और समझाया कि इस आपदा का कारण क्या था। विस्फोट, जाहिर है, एक प्रयोग के गलत होने के कारण हुआ था। एक अंतरिक्ष यान की हथियार प्रणाली को सहारा देने के लिए एक नए शक्ति स्रोत का परीक्षण किया जा रहा था। मूल शक्ति स्रोत और विकल्प अच्छी तरह से सिंक नहीं हुए, जिससे कुछ मिनट पहले विस्फोट हुआ। दोनों एक साथ फट गए और उन्होंने पहली और दूसरी परत की सुरक्षा प्रोटोकॉल को अभिभूत कर दिया। मूल रूप से विस्फोट से जुड़ी घटनाएं बहुत होती थीं क्योंकि उन्होंने अंतरिक्ष यान के इंजनों के साथ प्रयोग किया था। हालांकि उन्हें इतनी बुरी होने की उम्मीद नहीं थी। सौभाग्य से गौरव विस्फोट के मूल से बहुत दूर था। यही कारण था कि वह केवल थोड़ी सी धक्के की लहर से मारा गया था। अगर वह विस्फोट के मूल में होता तो उसकी चोट इससे भी ज्यादा खराब होती। फिर भी अधिकारियों को आश्चर्य हुआ कि गौरव ठीक था। हालांकि चूंकि वे जानते थे कि उसके पास एक अद्वितीय परिवर्तन रक्त वंशावली थी, उन्होंने अनुमान लगाया कि जिस जानवर में वह बदल सकता है उसमें पुनर्योजी क्षमताएं थीं। गौरव को क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्होंने उसे विशेष रूप से जगह का दौरा देने का फैसला किया। भले ही देखने के लिए बहुत कुछ नहीं था क्योंकि विस्फोट ने आधे उपकरण और गैजेट को जला दिया था। गौरव केवल कुछ अरुचिकर चीजें ही देख पाया जो परीक्षण क्षेत्र के दूर के कोनों में बची थीं। कुछ और मिनटों के बाद गौरव ने परीक्षण क्षेत्र छोड़ दिया क्योंकि यह किसी तरह के कायाकल्प से गुजरने वाला था। एकमात्र चीज जो उसने देखी जिसने उसकी रुचि को बढ़ाया वह आधा नष्ट अंतरिक्ष यान था जो परीक्षण स्थल 47 में अंतरिक्ष यान के आधे आकार का था। गौरव हमेशा एक काम कर रहे अंतरिक्ष यान में प्रवेश करना चाहता था। दुर्भाग्य से यह अंतरिक्ष यान ठीक वैसे ही जैसे वह पहला था जिसके साथ वह कभी संपर्क में आया था, में कार्यक्षमता की कमी थी। पर्दे के पीछे हो रही चीजें। वह अपने चेहरे पर थोड़ी निराशा के साथ इस तल के निकास क्षेत्र की ओर बढ़ा। जब गौरव उस पैनल के सामने पहुंचा जो उसे अगले तल पर ले जाने वाला था तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कम से कम मुझे इससे कुछ तो मिला, उसने कहा। क्या होस्ट इस ऊर्जा को सिस्टम में अवशोषित करना चाहता है? हाँ, नहीं। गौरव अपने सामने सिस्टम अधिसूचना देख सकता था क्योंकि उसने गहरे नीले रंग की ऊर्जा से भरे गोलाकार ऑर्ब को पकड़े रखा था। ये पता चला कि उसने विस्फोट से जो ऊर्जा अवशोषित की थी वह सिस्टम के साथ संगत थी। सिस्टम अपग्रेड करने के लिए हर तरह की ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता था। ये केवल विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। अब गौरव ने यह पता लगा लिया था कि अंतरिक्ष यान के लिए शक्ति स्रोत भी उन प्रकार की ऊर्जाओं में से थे। जैसे ही पैनल ने गौरव को अगले तल पर बीम किया,
उसने गोलाकार ऑर्ब के भीतर निहित ऊर्जा के ऊर्जा बिंदुओं की जांच करने के लिए गॉड आइस को सक्रिय किया। गॉड आइस सक्रिय हो गया है। 129,000 लेस दैन। भले ही संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी कि जब उसने सिलित्रे शुद्ध क्रिस्टल को अवशोषित किया था, ये राशि पहले से ही काफी ज्यादा थी और यह केवल धक्के की लहरों से ही आई थी। शायद अगर मैं विस्फोट के दिल में होता तो यह ज्यादा होती, गौरव ने मन ही मन कहा जैसे ही वह अगले तल पर पहुंचा। लेकिन अगर मैं होता तो मैं शायद बच नहीं पाता। गौरव ने याद किया कि विस्फोट कितना शक्तिशाली था क्योंकि वह आगे बढ़ने लगा। गौरव ने दूसरे सुलभ तल का भी दौरा करना शुरू कर दिया। हाँ, उसने मन ही मन कहा, और सिस्टम ने ऑर्ब से ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। लेस दैन ऊर्जा अवशोषित हो रही है, 1/100% ग्रेटर दैन। 600 दूसरे तल पर, जहां सभी प्रतिभागियों को ठहराया गया था, अंगी और ग्लैड कमरे के सामने खड़े थे जिसके ऊपर नंबर 00126 था और बार बार खटखटा रहे थे। मुझे नहीं लगता कि वह अंदर है, ग्लैड ने पीछे से कहा। वह अंगी को दरवाजे पर बार बार खटखटाते हुए देखकर थक गई थी। शायद वह सो रहा है, अंगी ने आह भरी क्योंकि वह मुड़ी और एक उदास नजर के साथ गौरव के दरवाजे से अपनी पीठ टिका ली। क्या वह उन खतरनाक आंखों के साथ सोता भी है? मुझे संदेह है कि वह सोता है। ग्लैड ने गौरव के चेहरे की कल्पना करते हुए आवाज दी। क्या? हा, अंगी ने ये सुनकर हंसना शुरू कर दिया। ग्लैड ने एक धीमी हम्फ आवाज दी और गौरव के कमरे के दरवाजे से भी झुक गई। शायद अगर वह इतना चिड़चिड़ा नहीं होता तो वह और भी ज्यादा अच्छा दिखता। हे, अंगी फिर से खिलखिला उठी। वह सच में डल लुकिंग है, अंगी ने एक सपने जैसी नजर के साथ बड़बड़ाया। ग्लैड ने उसकी ओर मुड़ा और तरस के साथ सिर हिलाया, इससे पहले कि उसने उसके माथे पर टैप किया। इससे बाहर निकलो, प्रशंसिका, उसने कहा जबकि अंगी ने दर्द की नजर के साथ अपने माथे को खूबसूरती से पकड़ा। मेरे साथ आओ, चलो कहीं और चलते हैं, ग्लैड ने आवाज दी जबकि उसने अंगी को कलाई से पकड़ा और उसे खींचकर ले गई। जैसे ही वह बाहर निकली, शहर के एक विशेष हिस्से में मिसे में एक कांच की दीवार के सामने खड़ी थीं। वह किसी के साथ कॉल पर लग रही थी और एक कांच की दीवार के भीतर वह बड़ी हरी चट्टान थी जो उन्हें एक दिन पहले लंबी इमारत से मिली थी। वह अभी भी पूरी तरह से काले चमड़े की जैकेट और बैंगनी शर्ट में थी, लेकिन इस समय वे फटी हुई लग रही थीं। उनके कपड़े के हिस्से फटे हुए और गंदे थे। उनकी बाईं गर्दन के क्षेत्र में एक छोटा सा जला हुआ निशान था। हाँ, वे कमीने सच में मजबूत थे और मुझे लगभग अपनी सीमाएं हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा, उन्होंने एक भौहें चढ़ाकर कहा। वह वास्तव में चट्टान की रखवाली के लिए कुछ जाने माने शक्तिशाली भाड़े के मिश्रित रक्तों को लेकर आया था। यकीनन मैंने उन्हें भी एक टुकड़े में नहीं जाने दिया। मिस एमे ने अपने मुंह से खून का एक टुकड़ा तरफ थूका और बोलना जारी रखा। हाँ, मुझे अब चट्टान मिल गई है, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरे द्वारा एकत्रित जानकारी के साथ वे 5 कमीने मुझे और चोट पहुंचाने के लिए काफी मजबूत होने चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी भी मेरी सीमाएं हैं। किसी कारण से ऐसा लग रहा था कि वे अपने हमले की ताकत को कम कर रहे थे। मुझे गलत मत समझिए, उन्होंने मुझ पर अभी भी गंभीर रूप से हमला किया, लेकिन मेरे द्वारा एकत्रित जानकारी के साथ उन्हें और अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। मैं महसूस कर सकती हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह गुप्त रूप से क्या योजना बना रहा है। वह कभी भी इस चट्टान को फिर से अपने हाथों में नहीं ले पाएगा जब तक कि मैं ये पता नहीं लगा लेती कि इसके भीतर क्या है। मैं इसे सौंप नहीं रही हूँ। आप लोग चीजों को सुरक्षित रखने में बेकार हैं, खासकर ऐसी जगह में जो भ्रष्टाचार से भरी है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर इसे वहां रखा जाए तो ये गलत हाथों में नहीं आएगी। क्या आप भूल गए हैं कि उसका पिता आपके साथ साझेदारी करता है? चुप हो जाओ, तुम मूर्ख। मैं इसे रख रही हूँ, मिस एमे ने आवाज दी और कॉल काट दिया। उन्होंने कांच की दीवार के बैरिकेड के भीतर हरी चट्टान को घूरा। इस चट्टान में ऐसा क्या खास है? एक चीज दूसरी की ओर ले जाती है और मुझे अभी भी इस बात पर कोई जानकारी नहीं मिली है कि गौरव को सीमा के भीतर क्या मिला, उसने बड़बड़ाया, लेकिन फिर उसने चट्टान पर कुछ देखा। यह अभी एक पल के लिए ही चमका, मिस एमे ने कांच की दीवार के पास जाते हुए कहा। यह सिर्फ एक पल के लिए था, लेकिन उसने चमक देखी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसकी उपस्थिति मजबूत हो गई है और यह उसी से आ रही है, मिस एमे ने क्रिस्टल की जांच करते हुए सोचा। भले ही यह जोखिम भरा हो, मुझे अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए उसे इस चट्टान के संपर्क में लाना चाहिए, मिस एमे ने एक भयंकर नजर के साथ सोचा। लगता है मुझे व्यक्तिगत रूप से अंतिम चरण में भाग लेना होगा। और 6 घंटे बीत जाने के बाद गौरव ने सफलतापूर्वक 3 और तलों का दौरा किया था। एमबीओ के बारे में उसका ज्ञान पिछले 8 घंटों में काफी बढ़ गया था। उसे ये भी एहसास हुआ कि एमबीओ बहुत विविध था। अलग अलग उद्देश्यों वाले अलग अलग विभाग एक साथ आए थे ताकि ऑपरेशन का एक आदर्श आधार बनाया जा सके। बाकी 5 प्रतिष्ठित शहरों में अन्य टावरों को याद करते हुए गौरव इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एमबीओ के पास कई संसाधन थे।
अगर कोई उनसे गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो वे निश्चित रूप से एक शक्तिशाली शक्ति होंगे। इससे गौरव को आश्चर्य हुआ। एमबीओ कम श्रेणी के मिश्रित रक्तों के दुरुपयोग या आसपास के क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के संबंध में मामलों में कभी हस्तक्षेप क्यों नहीं करता? वे आसानी से ऐसी घटनाओं से निपट सकते थे, तो क्यों नहीं घुसपैठ की योजनाएं बनाना? इससे गौरव सोचने लगा, एमबीओ कम श्रेणी के मिश्रित रक्तों के दुरुपयोग या आसपास के क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के संबंध में मामलों में कभी हस्तक्षेप क्यों नहीं करता? वे आसानी से ऐसी घटनाओं से निपट सकते थे, तो क्यों नहीं? क्या उन्हें सच में लगता था कि ऐसे कामों को संभालना उनके लिए नीचे की बात थी? गौरव ने पूरे तल में घूमते हुए मन ही मन कहा। इस बारे में सोचते हुए वह जानता था कि समाज कमजोर लोगों को कुचल देता है और उन्हें खुद से कम महसूस कराता है। भले ही सामान्य मनुष्यों और स्लाकोव को कमजोर मिश्रित रक्तों जितना बुरा व्यवहार नहीं किया जाता था, फिर भी उन्हें हीन महसूस कराया जाता था, जो एक कारण था कि वे शहर के किनारे पर रहते थे। ये तथ्य कि एमबीओ ने इस तरह के छोटे मामलों को अनदेखा कर दिया था, ने गौरव को उनमें शामिल होने पर घृणा महसूस कराई, क्योंकि वह भी इसी तरह की स्थिति का शिकार था। अगर सिस्टम नहीं होता तो वह मर गया होता, इसलिए उसे विश्वास था कि दूसरे लोग सफलतापूर्वक आत्महत्या कर चुके होंगे, क्योंकि हर कोई उसकी तरह भाग्यशाली नहीं हो सकता था। वह एक नायक या कुछ और महसूस नहीं कर रहा था। उसे बस लगा कि एमबीओ को कम से कम उस नाम पर खरा उतरना चाहिए जो उन्होंने अपने लिए बनाया था। चूंकि वे खुद को मिश्रित रक्त संगठन कहते थे और ग्रह पर मिश्रित रक्तों से संबंधित हर स्थिति से निपटने वाले थे, उन्हें इस तरह की छोटी छोटी चीजों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर गौरव अभी भी तुच्छ महसूस कर रहा होता, तो एमबीओ उन जगहों में से एक होगा जहां उसने बदला लेने का फैसला किया होगा, क्योंकि एक तरह से वे इसमें शामिल थे। हालांकि एमबीओ में शामिल होने का उसका अंतिम लक्ष्य उनका उपयोग करना और अपनी ताकत बनाना था, जब तक कि वह एक ऐसे स्तर तक नहीं पहुंच जाता जहां एक भी व्यक्ति ये तय नहीं कर पाएगा कि वह जीवित रहेगा या मर जाएगा। इस जगह को कुछ गंभीर बदलावों से गुजरने की जरूरत है। योजनाओं को बनाना शुरू करने का समय आ गया है। गौरव की अभिव्यक्ति भयंकर हो गई, क्योंकि वह एक आंतरिक निष्कर्ष पर पहुंचा। और 2 घंटे बीत जाने के बाद गौरव ने सभी 5 अप्रतिबंधित तलों का दौरा पूरा कर लिया था। इस समय ये पहले से ही देर शाम थी, लेकिन 5वें चरण की शुरुआत तक 12 घंटे अभी भी बचे थे। गौरव उन सभी चीजों से संतुष्ट नहीं था जो उसने देखी थी। वह अभी भी ऊंचाई पर चढ़ने और अधिक तल देखने में रुचि रखता था। वह 607वें तल के निकास के पास पहुंचा और उस पैनल की ओर बढ़ा जो उसे अगले तल पर ले जाएगा। जैसा कि अपेक्षित था, एक लाल बाधा ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। गौरव ने अपना हाथ एक बार फिर बाधा पर रखा। क्या मुझे बस पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित करनी चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं? गौरव ने अपने चारों ओर की जांच करते हुए एक गंभीर नजर के साथ मन ही मन सोचा। मुस्कान। गौरव मुस्कुराया और मुड़ गया। छिपे हुए कैमरे लगभग हर जगह हैं। मेरी बढ़ती लोकप्रियता के साथ इस बात की संभावना है कि मुझे देखा जा रहा है। गौरव ने सबसे नजदीकी शौचालय की ओर जाने का फैसला किया। उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और अपने बैज नंबर को घूरा। गॉड आई सक्रिय हो गया है। गौरव ने अपने हाथ की हथेली की जांच करने के लिए पारदर्शी क्षमता का उपयोग किया। भले ही बैज तरल हो गया और मेरी हथेली को मिला दिया, मैं अभी भी बता सकता हूं कि एक ट्रैकर डाला गया था। गौरव ने अपनी हथेली पर संख्या के नीचे रक्तवाहिकाओं के बीच में छिपे हुए छोटे हरे बिंदु को देखा। उसने तुरंत ये पता लगा लिया कि यह ट्रैकर था। एटॉमिक विघटन सक्रिय हो गया है। गौरव इसका उपयोग करने वाला था, लेकिन फिर उसने कुछ सोचा। क्या होगा अगर ट्रैकर में से कोई एक नष्ट हो जाता है या कनेक्शन खो देता है, तो उन्हें सतर्क कर दिया जाता है। गौरव ने सोचा। इस बिंदु तक सोचते हुए गौरव ने एक और दृष्टिकोण का प्रयास करने का फैसला किया। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा कंटेनर सक्रिय हो गया है। गौरव ने एक गोलाकार कंटेनर का जादू किया और उसे अपने सामने हवा में तैरता हुआ बना दिया। उसने अपनी बाईं उंगलियों के चारों ओर एटॉमिक विघटन को केंद्रित किया, जिससे वे चांदी की रोशनी में लिपटे हुए थे। उसने अपना बायां हाथ अपनी दाहिनी हथेली के ऊपर उठाया और अपनी तर्जनी को, जो चांदी की रोशनी में लिपटी हुई थी, उसकी ओर इशारा किया। स्लैश सक्रिय हो गया है। गौरव ने अपनी बाईं तर्जनी को तीव्रता के साथ नीचे गिराया। पुची। उसकी उंगली उसकी दाहिनी हथेली में घुस गई और दूसरी तरफ से बाहर आ गई। खून फैल गया था, लेकिन वह अभी तक नहीं रुका था। सहवी, 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 सहवी। उसने अपनी उंगलियों से अपनी हथेली पर एक चौकोर छेद काट दिया, जिससे खून और मांस नीचे गिर गया। गौरव अपनी हथेली पर छेद के माध्यम से देख सकता था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसके चेहरे पर दर्द की कोई अभिव्यक्ति नहीं देखी जा सकती थी। -20 HP, -20 HP, -20 HP। उसकी दाहिनी हथेली के नीचे मांस का टुकड़ा जो उसने काटा था, वह उस ऑर्ब में गिर गया जो उसने थोड़ी देर पहले जादू किया था। ये वर्तमान में उसके खून से भर रहा था। पुनर्जनन सक्रिय हो गया है। कुछ ही सेकंड में उसकी हथेली से खून बहना बंद हो गया और धीरे धीरे बंद होने लगा। जिस तरह से यह मेरी कोशिकाओं के साथ मिला, मुझे यकीन है कि ट्रैकर भी ठीक से काम करने के लिए खून का उपयोग करता है। तो
मेरे ऊर्जा के साथ यह मात्रा अगले 30 से 35 मिनट तक काम करती रहेगी, गौरव ने विश्लेषण किया। इतना ही समय मेरे पास और तलों की जांच करने के लिए होगा, गौरव ने निष्कर्ष निकाला। उसने सामने दर्पण को घूरा। ये समय है कि मैं अपनी मूल रक्त वंशावली का परीक्षण करूं। आनुवंशिक परिवर्तन रक्त वंशावली श्रेणी बी। रक्त वंशावली से बंधी क्षमताएं लेस देन शरीर बदलना ग्रेटर दैन, लेस देन जोड़ प्रत्यावर्तन ग्रेटर दैन, लेस देन आकार हेरफेर ग्रेटर दैन, लेस देन संज्ञानात्मक गोपनीयता ग्रेटर दैन। गौरव ने सिस्टम इंटरफेस को घूरा जहां संज्ञानात्मक गोपनीयता प्रदर्शित थी। यह एक नई क्षमता थी जिसे उसके रक्त वंशावली को बी में अपग्रेड करने के बाद शरीर बदलने में जोड़ा गया था। गौरव ने पहले इस क्षमता का परीक्षण किया था और देखा था कि यह उसकी उपस्थिति को छिपा सकती है। वह अभी भी दिखाई देगा, लेकिन वह अपनी उपस्थिति को मिटाकर लगभग किसी पर भी चुपके से जा सकता था। ये साइलेंट उन्नति के समान था, लेकिन बेहतर था क्योंकि साइलेंट उन्नति ने केवल उसके पैरों को ढंका था, जिससे उसकी हरकत मूक हो गई थी। अब गौरव ने फैसला किया था कि वह शरीर बदलेगा और साथ ही साथ संज्ञानात्मक गोपनीयता का उपयोग करेगा ताकि उन कैमरों से छिप सके जो उसके रूप में बदलाव देख सकते थे। एकमात्र नकारात्मक पक्ष ये था कि संज्ञानात्मक गोपनीयता को केवल 10 मिनट के लिए सक्रिय किया जा सकता था। ये जितनी ऊर्जा का उपभोग करता था, गौरव इसे लगभग 3 बार ही सक्रिय कर सकता था यदि वह अपनी ऊर्जा को खत्म नहीं करना चाहता था। फुरहोमम। गौरव का रूप एक 5 फीट लंबे अधेड़ उम्र के आदमी में बदल गया, जिसके छोटे भूरे बाल और एक पूरी मूंछ थी। अपने कपड़े बदलने के बाद वह बाथरूम से बाहर निकला और ट्रैकर के साथ गोलाकार ऑर्ब को एक शौचालय के अंदर तैरता हुआ छोड़ दिया। अंतिम चरण का स्थान। अपने कपड़े बदलने के बाद वह बाथरूम से बाहर निकला और गोलाकार ऑर्ब को ट्रैकर के साथ एक शौचालय के अंदर तैरता हुआ छोड़ दिया। गौरव ने पहले ही संज्ञानात्मक गोपनीयता को सक्रिय कर दिया था क्योंकि वह तल के निकास क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। ऊर्जा इंस्टॉलमेंट सक्रिय हो गया है। इससे पहले कि वह लाल बाधा के सामने पहुंचता, उसने पहले ही ऊर्जा इंस्टॉलमेंट को सक्रिय कर दिया था। लाल बाधा से ऊर्जा खींची जा रही थी। इसके कारण ये कमजोर हो गई और गौरव ने अपने लिए अंदर जाने के लिए केवल एक छोटा सा प्रवेश द्वार बनाया। वह इसके माध्यम से चला गया और पैनल पर खड़े होकर ऊर्जा इंस्टॉलमेंट को निष्क्रिय कर दिया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, जैसे ही उसने ऊर्जा इंस्टॉलमेंट को निष्क्रिय किया, बाधा ने शक्ति को फिर से प्राप्त करना शुरू कर दिया और सामान्य हो गई। चूंकि मेरे पास केवल 30 मिनट हैं, मुझे इसे गिनना चाहिए। वह तल जहां अंतरिक्ष यान रखे जाते हैं। ये तल 1903 से शुरू होता है। जैसे ही गौरव ने उस तल के बारे में सोचा, पैनल सक्रिय हो गया। श्रूओमम सवेइननज। उसे तुरंत ऊपर ले जाया गया और वह तलों के माध्यम से यात्रा करने लगा। बस 3 सेकंड में बीम उसे 100 तलों से आगे ले जा चुका था। 1 मिनट बीत जाने के बाद गौरव तल 1903 पर पहुंचा। जैसे ही वह प्रवेश बिंदु से आगे बढ़ा, उसके दृश्य का एक बड़े नीले स्थान ने स्वागत किया। वाह! गौरव इस जगह में चलते हुए मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया। जगह विशाल थी, लेकिन गौरव देख सकता था कि पीछे की दीवारें पारदर्शी थीं। तो अंतरिक्ष ऐसा दिखता है। गौरव मदद नहीं कर सका, लेकिन ये प्रशंसा की कि इस ऊंचाई से अंतरिक्ष कितना सुंदर दिख रहा था। दीवारें पारदर्शी थीं, इसलिए वह अंतहीन अंधेरे को उसे वापस घूरते हुए देख सकता था। हालांकि दूर और यहां तक कि नजदीक में चमकदार गोल रोशनी ने सब कुछ शानदार बना दिया था। वह नीली पृथ्वी का एक किनारा तैरता हुआ और चमकता हुआ देख सकता था। तल का ये हिस्सा पहले से ही बाहरी अंतरिक्ष में था। हालांकि ये वास्तव में दूर नहीं था क्योंकि पृथ्वी अभी भी काफी बड़ी दिख रही थी। हालांकि ये पहले से ही समताप मंडल के माध्यम से प्रवेश कर चुका था। गौरव चांद को देख सकता था। यह अभी भी थोड़ा दूर लग रहा था, लेकिन यह उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने इस तल पर अपने चारों ओर देखा। अंतरिक्ष यान। वह अंतरिक्ष की जांच करने में इतना व्यस्त था कि उसने सामने कतार में खड़े अंतरिक्ष यान को नोटिस नहीं किया। ट्रोइन। द जेली 127 उड़ान भरने के लिए तैयार है। एसरॉक स्क्वाड ग्रह हाइडी पर फाल्कन टोही का बैकअप लेने के लिए तैयार है। एआई से घोषणाएं सुनी जा सकती थीं क्योंकि दूर के कुछ अंतरिक्ष यान रोशन हो गए थे। कुछ अंतरिक्ष यान जो वह देख सकता था, वे एक पूरे फुटबॉल स्टेडियम के आकार जितने बड़े थे। चमकीले नीले रंग की वर्दी में अधिकारी एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखे जा सकते थे। गौरव ने भी एक क्लीनर के रूप में काम करते हुए चुपके से जगह की जांच करने का फैसला किया। लगभग 4 घंटे बीत जाने के बाद गौरव अपने कमरे की ओर वापस जा रहा था क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। भले ही उसने वहां केवल 30 मिनट बिताए, वह आखिरकार अंतरिक्ष में प्रवेश करके खुश था। ठीक है, भले ही वह वास्तव में इसमें नहीं था, उसने इसे उसके पास पहले से मौजूद ज्ञान में और अधिक ज्ञान जोड़ने के रूप में देखा। वह किसी भी अंतरिक्ष यान में प्रवेश करने में सक्षम नहीं था, लेकिन एक नजदीकी कोण से काम कर रहे लोगों को देखकर भी उसे कुछ तरह की अंतर्दृष्टि मिली। 1903 तल को छोड़ने के बाद गौरव 600 दूसरे तल पर प्रशिक्षण कक्ष के लिए गया।
उसने अपनी नई ताकत का परीक्षण किया, कुछ युद्ध आत्म प्रशिक्षण किया और योजनाएं बनाते हुए ध्यान लगाया। वह अब कल के अंतिम चरण के लिए जल्दी आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जा रहा था। चौथे चरण के विपरीत, जो पूरे शहर में प्रसारित किया गया था, अंतिम चरण का प्रसारण नहीं किया जाएगा। हालांकि अंतिम चरण एक विश्व मंच की तरह था क्योंकि यह इस हद तक खतरनाक था कि मृत्यु एक संभावना थी। तो एमबीओ इसे जनता को दिखाना नहीं चाहता था। एकमात्र समय जब एक प्रसारण प्रदर्शित किया जाएगा, जब चरण को पास करने वाले प्रतिभागियों को एमबीओ में सूचीबद्ध किया जाएगा। ये वह समय भी था जब 5 महान कमांडर खुद को दिखाएंगे। इन 5 महान कमांडरों को एमबीओ की किंवदंतियों के रूप में कहा गया था। वे एमबीओ में 5 सबसे शक्तिशाली प्रमुख व्यक्ति थे। एमबीओ में अन्य बहुत शक्तिशाली शीर्ष पौराणिक प्रसिद्ध अधिकारी थे। हालांकि 5 कमांडर एमबीओ में होने वाली चीजों के बारे में निर्णय लेते थे। वे न केवल ताकत में शक्तिशाली थे बल्कि कमान में भी शक्तिशाली थे। गौरव द्वारा एकत्रित जानकारी के अनुसार वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो एमबीओ अधिकारी को मिशनों पर जाने के लिए आदेश दे सकते थे। गौरव ने पहले ही सबसे शक्तिशाली आदमी के बारे में अफवाहें सुनी थीं जो किसी से भी आदेश नहीं लेता था, भले ही वह इन 5 को छोड़कर एमबीओ में था। उसे सबसे शक्तिशाली एमबीओ अधिकारी और पूरे ग्रह पर सबसे शक्तिशाली मिश्रित रक्त कहा गया था। एमबीओ ने उसे पृथ्वी का चैंपियन कहा। वह शीर्षक गौरव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जब उसने उसकी उपलब्धियों के बारे में सुनना शुरू किया तो गौरव ने शीर्षक पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। गौरव ने अनुमान लगाया कि 5 महान कमांडरों के पास उन्हें मिशनों पर भेजने के लिए काफी शक्ति और प्रभाव था। हालांकि वह सबसे शक्तिशाली एमबीओ अधिकारी के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, फिर भी चूंकि वह बहुत से लोगों से उसके बारे में सुन रहा था, गौरव को यकीन था कि उसकी ताकत सिर्फ सत ही नहीं थी। मिस एमे ने कहा था कि वह सबसे शक्तिशाली नहीं थी। मुझे लगता है कि मुझे अंतिम चरण के बाद इन 5 महान कमांडरों से मिलने के लिए तैयार रहना होगा, गौरव ने मन ही मन कहा जैसे ही वह अपने कमरे के अंदर पहुंचा। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और अपनी खोई हुई ऊर्जा को फिर से प्राप्त करने के लिए सो गया। 5 साल के कार्य शुरू हो रहे हैं। लेस देन प्रक्रिया 1/100% ग्रेटर दैन। 5 साल के कार्य 5 दिनों में प्रारंभ करना पूरा करेंगे। अगर गौरव इस समय जाग रहा होता तो उसने इन सिस्टम सूचनाओं को देखा होता। दुर्भाग्य से वह नहीं था, और जैसे ही ये सूचनाएं दिखाई दी, वे एक पल बाद भी गायब हो गईं। अगली सुबह प्रतिभागी जल्दी उठे। जैसे ही 24 घंटे बीत गए, एक अलार्म बज उठा और प्रतिभागियों को प्रतीक्षा कक्ष की ओर जल्दी करने के लिए कहा गया। हम अब कैस्किया खंडहर की ओर बढ़ेंगे। जब सभी प्रतिभागियों को हॉल में इकट्ठा किया गया तो ब्रेडिया जानतस ने कहा, कैस्किया खंडहर, अब हम कैस्किया खंडहर की ओर बढ़ेंगे। सभी प्रतिभागियों के हॉल में इकट्ठा होने के बाद ब्रेडिया जानतस ने कहा। ग्रेडिया जानतस के शब्दों को सुनकर प्रतिभागियों के चेहरे पर भ्रम के भाव आ गए क्योंकि यह एक ऐसा स्थान था जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। फिर भी उन्होंने ग्रेडिया जानतस के अगले निर्देशों का बिना किसी सवाल के पालन किया क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें बाद में जानकारी दी जाएगी। ग्रेडिया जानतस ने सभी से उन स्थानिक दरवाजों से जाने का आग्रह किया जो कमरे के बीच में दिखाई दिए। उन दरवाजों से गुजरने के बाद वे एक हैंगर के अंदर पहुंचे जहां विभिन्न प्रकार के विमान रखे गए थे। 2 बड़े समचतुर्भुज आकार के विमान पहले से ही अपने इंजनों को चालू करके उनके आने का इंतजार कर रहे थे। ये विमान एक 2 मंजिला इमारत के आकार के थे जिनका रंग हरा था और उन पर लाल और काली धारियां थीं। उनमें कोई घूमने वाले पंखे या ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्हें इस तरह से बनाया गया था कि केवल इंजनों को चालू करना ही उन्हें ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त था। 200 से अधिक प्रतिभागी 2 समूहों में विभाजित हो गए और विमानों में सवार हो गए। कुछ ही सेकंड में एक और स्थानिक द्वार जो एक पूरी 3 मंजिला इमारत को निगलने के लिए पर्याप्त था, उनसे कई 100 फीट आगे दिखाई दिया। ज़्वी दोनों विमान स्थानिक द्वार में प्रवेश कर गए। गुजरने के बाद वे प्लेनकटोन नगर के ऊपर दसियों हजार फीट की ऊंचाई पर दिखाई दिए। बहुत से प्रतिभागियों को अब समझ में आ गया था कि टावर में प्रवेश या निकास क्यों नहीं था। इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि एमबीओ के पास विभिन्न प्रकार के टेलीपोर्टेशन उपकरण थे जो लोगों को अंदर और बाहर और तल पर विभिन्न स्थानों पर ले जाते थे। गौरव खिड़की के पास यात्रियों की सीट के बीच में कहीं बैठा था ताकि वह बाहर देख सके। उन्होंने अपनी वर्तमान ऊंचाई से शहर को घूरा क्योंकि वे शहर के उत्तर पूर्वी हिस्से की ओर उड़ रहे थे। उड़ान की गति बेहद तेज थी और शहर के बहुत बड़ा होने के बावजूद केवल 5 मिनट में विभिन्न विमान पहले से ही शहर के किनारे पर पहुंच चुके थे। जब वे चल रहे थे तो प्रतिभागियों को कैस्किया खंडहर के बारे में जानकारी दी जा रही थी। वे जिस जगह की यात्रा कर रहे थे उसका एक प्रक्षेपण दोनों विमानों के अंदर दिखाई दिया। कैस्किया खंडहर सैकड़ों साल पहले इम्प्रिम और अशुरा नगरों के बीच की सीमाओं पर स्थित एक भूमिगत खनन सुविधा थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इसकी शुरुआत की। हालांकि इसने बहुत से मिश्रित रक्तों को आकर्षित किया जो खंडहर के भीतर बिना खनन वाले ऊर्जा क्रिस्टल से निकलने वाली ऊर्जा से आकर्षित हुए थे।
एआई ने समझाया कि कैसे खंडहर मिश्रित रक्तों से भर गए, जिसने ऊर्जा खनिकों को काम करने से रोका और उनमें से कुछ की जान भी चली गई क्योंकि व्यावहारिक रूप से उन सभी पर हमला कर दिया गया था। एमबीओ को जगह को साफ करने और वहां जमा हुए मिश्रित रक्तों को मिटाने का काम सौंपा गया था। हालांकि मिशन एक सफलता थी, लगभग सभी ऊर्जा क्रिस्टल को मिश्रित रक्तों द्वारा खा लिया गया था। सफाई के बाद भी जगह ने कुछ मिश्रित रक्तों को आकर्षित किया क्योंकि उन्होंने बची हुई ऊर्जा को महसूस किया। फिर भी चूंकि सरकार को वहां कुछ भी नहीं मिला, उन्होंने व्यावहारिक रूप से सुविधा को छोड़ दिया। लगभग 50 साल बाद इसे मिश्रित रक्तों और एलियंस के लिए एक कम स्तरीय अधिकतम सुरक्षा जेल में बदल दिया गया। मिश्रित रक्तों को अंदर बाड़ लगाने के लिए उनके चारों ओर एक बैरिकेड बनाया गया था, साथ ही भगोड़े मिश्रित रक्तों और एलियंस को भी। एक बार कैस्किया खंडहरों में कैद की सजा सुनाए जाने पर मिश्रित रक्त या एलियन को जगह में फेंकने से पहले उनकी शक्तियों से लगभग वंचित कर दिया जाएगा। उन्हें कैस्किया खंडहरों के भीतर अपनी सजा के दौरान अपनी बची हुई शक्ति के साथ जीवित रहना होगा। अंदर के मिश्रित रक्तों को भी वहीं छोड़ दिया गया था, इसलिए वर्तमान में ये भगोड़े मिश्रित रक्तों और एलियंस के लिए एक निवास स्थान था। ये दुनिया के अलग थलग स्थानों में से एक था जिसे एक मिश्रित रक्त जेल कहा जा सकता था। अंदर के मिश्रित रक्त बैरिकेड से भागने में असमर्थ थे जो खंडहरों को घेरे हुए था क्योंकि वे कमजोर हो गए थे। एआई द्वारा दी गई जानकारी को सुनने के बाद प्रतिभागी कमोबेश समझ सकते थे कि अंतिम चरण क्या होने वाला था। जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उनमें से कुछ डर गए, लेकिन उन्होंने एक बहादुर चेहरा बनाया। लगभग 20 मिनट में विमान पहले ही एक बंजर भूमि क्षेत्र के ऊपर उड़ रहा था। यहाँ मैदानों और रेत के अलावा और कुछ नहीं देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि वे कहीं नहीं थे। ट्रोइन, हम कैस्किया खंडहरों पर पहुंच गए हैं। ग्रेडिया जानतस का एक होलोग्राम दोनों विमानों के अंदर दिखाई दिया। प्रतिभागियों ने खिड़की से देखा और दूर एक लंबा बैरिकेड देखा। ये दसियों हजार फीट दूर था, लेकिन ऊंचाई के कारण ये बहुत ध्यान देने योग्य था। बैरिकेड सिर्फ ठोस नहीं था, बल्कि इसे सैकड़ों साल पहले खनन किए जाने वाले क्रिस्टल से ऊर्जा के साथ भी प्रेरित किया गया था। यही कारण था कि यह वर्तमान में चमक रहा था। प्रतिभागियों ने अन्य विमानों को भी देखा जो उन विमानों के समान दिख रहे थे जिनमें वे वर्तमान में सवार थे, उसी दिशा में जा रहे थे। जैसा कि आपको अंतिम चरण के स्थान के बारे में जानकारी दी गई है, अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि अंतिम चरण कैसे होने वाला है, ग्रेडिया जानतस ने जारी रखा। सभी प्रतिभागियों को हजारों फीट ऊपर से बैरिकेड के अंदर गिराया जाएगा। जब आप अंदर पहुंचते हैं तो आपका प्राथमिक उद्देश्य अगले 4 दिनों तक जीवित रहना है। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। इस समय सैकड़ों विमान पूरे खंडहरों को घेरने वाले ऊंचे बैरिकेड के सामने पहुंच चुके थे। वे खंडहरों के ऊपर मंडर आए। ऊपर से ये देखा जा सकता था कि बैरिकेड चौकोर आकार का था और चौकोर के भीतर का स्थान लगभग एक पूरे शहर का आधा था। हालांकि भीतर देखी जा सकने वाली संरचना काफी छोटी थी। ये केवल एक छोटे बंगले की इमारत जितनी बड़ी थी। यह एक इमारत थी, लेकिन ये केवल भूमिगत खंडहरों की ओर जाती थी। अंदर रहने या ऐसा कुछ भी करने के लिए कोई जगह नहीं थी। प्रतिभागी अपनी वर्तमान ऊंचाई से बड़ी खुली जगह देख सकते थे जो अनगिनत स्तंभों से भूमिगत थी। सभी को लगा कि भूमिगत खंडहर शायद भूमिगत बहुत विशाल था। यही कारण था कि बैरिकेड के भीतर चौड़ी जगह थी। 5वें चरण की शुरुआत। प्रतिभागी अपनी वर्तमान ऊंचाई से बड़ी खुली जगह देख सकते थे जो अनगिनत स्तंभों से भूमिगत थी। सभी को लगा कि भूमिगत खंडहर शायद भूमिगत बहुत विशाल था। यही कारण था कि बैरिकेड के भीतर चौड़ी जगह थी। आपका माध्यमिक उद्देश्य जितने हो सके उतने भव्य पत्थरों को पुनः प्राप्त करना है, ग्रेडिया जानतस ने कहा। हम प्रतिभागी एक माध्यमिक उद्देश्य और भव्य पत्थरों के अचानक उल्लेख से भ्रमित थे। इससे पहले कि वे सवाल करना शुरू कर पाते, ग्रेडिया जानतस ने समझाना शुरू किया। प्रतिभागियों के आने से पहले एमबीओ ने कुछ ऊर्जा खंड, जिन्हें भव्य पत्थर कहा जाता था, कैस्किया खंडहरों के अंदर रखा था। खंडहरों के अंदर अब कोई ऊर्जा क्रिस्टल नहीं था, इसलिए उन्हें इन खंडों को मैन्युअल रूप से डालना पड़ा। ग्रेडिया जानतस ने समझाया कि प्रतिभागियों को जीवित रहने की कोशिश करते हुए जितने हो सके उतने इकट्ठा करने थे। इन खंडों को इकट्ठा करने से उनके अंक भी बढ़ेंगे। ये सुनकर प्रतिभागी उत्साहित हो गए। जिन लोगों के पास कम अंक थे उन्होंने इसे एक मोड़ के रूप में देखा, क्योंकि ग्रेडिया जानतस के शब्दों के अनुसार खंडहरों में विभिन्न स्थानों पर खंड बिखरे हुए थे। उन्हें लगा कि अगर वे पर्याप्त भाग्यशाली हैं तो वे दूसरों से पहले इन पत्थरों को ढूंढ सकते हैं। जब वे अपने जंगली विचारों में डूबे हुए थे, ग्रेडिया जानतस ने उन्हें बताया कि जैसे ही वे इसे महसूस करेंगे, कई मिश्रित रक्त भी खंडों के लिए आएंगे। इससे उनमें से कुछ निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उन्हें खंडों को प्राप्त करने की कोशिश करते हुए मिश्रित रक्तों से कैसे निपटना होगा। यदि आप कर सकते हैं तो एक साथ मिलकर काम करें। जीवित रहना अंतिम लक्ष्य है। हालांकि यदि आप कमजोर अपराधियों और निम्न स्तरीय मिश्रित रक्तों के समूह से निपट नहीं सकते हैं तो आपका यहां होने का कोई मतलब नहीं है, ग्रेडिया जानतस ने आवाज दी। गिरावट 1 मिनट में शुरू हो जाएगी। अपना इलेक्ट्रॉनिक उत्तरजीविता बैग उठाएं।
ग्रेडियजांतस ने कहा। शह। विमान की छत खुल गई और एक बैकपैक सामने आया। प्रतिभागियों ने बैकपैक उठाया और उसे पहन लिया। विमान से कूदने के बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक बैकपैक स्वचालित रूप से चालू हो जाएगा और आपको नीचे उड़ा देगा। उसके बाद नाइट्रो शक्ति को काट दिया जाएगा ताकि आप में से कोई भी इसका उपयोग करके भागने में सक्षम न हो, ग्रेडियजांतस ने समझाया। आपके उपयोग के लिए कुछ उपकरण अंदर रखे गए हैं, उनका ठीक से उपयोग करें। हम देख रहे होंगे। ये कहने के तुरंत बाद ग्रेडियजांतस का होलोग्राफिक रूप गायब हो गया। 39 सेकंड में गिरावट शुरू हो रही है। 38, 37, 36, 35, 34। जैसे ही एआई ने उल्टी गिनती की, प्रतिभागी अपने पैर की उंगलियों पर थे। वे नीचे खंडहरों को देखते रहे, ये सोचकर कि नीचे की आंतरिक संरचना कैसी दिखेगी। क्या तुम तैयार हो? गौरव ने अपने बगल में अंगी से पूछा। हम उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अरे प्रतिद्वंद्वी, तुम मुझसे नहीं पूछोगे। ये ठीक नहीं है। रिया, जो गौरव के बाईं ओर 3 जगहों पर बैठा था, चिल्लाया। मुझे परवाह नहीं है, गौरव ने उसकी ओर देखने के लिए मुड़े बिना बड़बड़ाया। एकक, तुम। रिया ने एक असंतुष्ट नजर के साथ गौरव की ओर इशारा किया। मेरे चेहरे पर थूकना बंद करो, तुम मुंहजोर मूर्ख। ग्लैड, जो रिया के दाहिनी ओर बैठा था, एक दबी हुई नजर के साथ आवाज दी। अरे कौन? जैसे ही रिया ने पलटवार करना चाहा, अंतिम उल्टी गिनती विमान के अंदर गूंज उठी। एक हैच खुल रहा है। उन शब्दों के आवाज में आते ही विमान का फर्श खुल गया। फोर्सस्म, हवा उनके शरीर के नीचे के खुले हिस्से से विमान में बह गई। गिरावट शुरू करो। यह अंतिम घोषणा थी जो उन्होंने एआई से सुनी थी, इससे पहले कि उनकी सीटों को उनके नीचे से खींच लिया गया और एक छोटे से घन में बदल दिया गया। कियारा, अर्रर्र, केक, आ। अधिकांश प्रतिभागी विमान के नीचे से गिरते हुए चिल्लाए। फोर्सस। नीचे खंडहरों की ओर आसमान से गिरते हुए कई शरीर देखे जा सकते थे। वे 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई से गिर रहे थे, इसलिए ये किसी को भी चिंता देने के लिए पर्याप्त था, भले ही वे जानते थे कि बैकपैक उन्हें बचाएगा। जिन प्रतिभागियों के पास रक्त वंशावली थी जो उन्हें उड़ान की क्षमता देती थी, वे इसे सक्रिय करने में असमर्थ थे। अन्य प्रतिभागियों ने भी अपनी रक्त वंशावली को सक्रिय करने की कोशिश की और पाया कि वे ऐसा नहीं कर सकते थे। जैसे ही गौरव गिरा, उसने उस संरचना को घूरा जो हजारों फीट नीचे थी। धीरे धीरे उसकी नजर में बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। हवा ने उसके बालों को पीछे उड़ा दिया, जिससे वह बेहद शांत लग रहा था। वह उन कुछ प्रतिभागियों में से था जिनके चेहरे पर डर का कोई संकेत नहीं था। उसने अपना सिर बाईं ओर घुमाया और अंगी की भयभीत नजर को देखा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी कलाई को पकड़ा। अंगी उसकी ओर मुड़ी और मुस्कुराए। उसके चेहरे पर भयभीत अभिव्यक्ति चली गई थी। ओह, देखने लायक एक दर्दनाक नजारा। रिया ने तरफ से आवाज दी और अपने दोनों हाथों को अपने बगलों में रखा, इससे पहले कि वह आगे गोता लगाए। अंगी और गौरव ने उसे नजरअंदाज किया, जाहिर है, और नीचे की संरचना पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि वे उतरे। रिया दूसरों की तुलना में जल्दी उतरने लगा। कुछ प्रतिभागियों ने उसके काम को देखा और वैसा ही किया। वे रिया को भव्य पत्थरों के कारण उनसे पहले खंडहरों को प्राप्त करने का मौका नहीं देना चाहते थे। जब वे जमीन से 2000 फीट दूर थे तो बैकपैक में इंजन सक्रिय हो गया। थवूसह, बैकपैक से नीली आग निकल गई और प्रतिभागियों ने ढीले ढंग से गिरना बंद कर दिया। बैकपैक ने उनके गिरने को नियंत्रित किया और उन्हें नीचे की संरचना के चारों ओर के वातावरण के विभिन्न हिस्सों की ओर उड़ाना शुरू कर दिया। फोश, बैकपैक ने प्रतिभागियों को अलग कर दिया। कुछ को उत्तरी क्षेत्र की ओर ले गए और कुछ को दक्षिणी क्षेत्र की ओर। वे चारों ओर बिखर गए और कुछ ही सेकंड में सभी उतर गए। उस पल प्रतिभागियों ने अपनी क्षमताओं को फिर से प्राप्त कर लिया और आगे के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। गौरव को प्रवेश द्वार के सुदूर पूर्व में गिराया गया था। अंगी और अन्य उससे अलग हो गए थे और संरचना अब उसके स्थान से हजारों फीट दूर थी। क्या एमबीओ को हमेशा हर चीज को परेशानी बनाना पड़ता है? गौरव ने मन ही मन आह भरी क्योंकि उसने अपने चारों ओर देखा। कुछ प्रतिभागियों को भी उसके स्थान से बहुत दूर नहीं गिराया गया था, लेकिन उसने इन लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। तो उसने मान लिया कि वे अन्य विमानों से थे, जिसका मतलब ये भी था कि वे अन्य शहरों से थे। और ठीक है, ये भी अच्छा है। मैं अकेले काम करना पसंद करता हूं, गौरव ने मन ही मन कहा क्योंकि वह आगे की संरचना की ओर भागा। डैश सक्रिय हो गया है।